म्यूजिक बज रहा था, सब लोग नाच रहे थे कि अचानक भगदड़ मच गई। लोग धक्का मुक्की करने लगे और एग्जिट की तरफ भागने लगे। हमें तुरंत जाना होगा। माइलो रुको, अभी समय नहीं है, हमें जाना होगा अभी। ये थी मेरी प्रॉम नाइट, एकदम डिजास्टर, और ये सब मेरी गलती थी। हे गाइस, मैं हूँ जना। अगर मेरी क्रेजी स्टोरी सुनना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिडवेस्ट के एक छोटे से गांव में पली बड़ी, जहाँ जिंदगी स्लो और एक समान थी। मुझे हमेशा से ही नई नई चीजें आजमा के मस्ती करना पसंद था, लेकिन जब होमवर्क या दूसरी बोरिंग चीजों की बारी आए तो मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, जबकि मेरा मन तो दुनिया को देखना या लड़कों के साथ खेलने का होता। और इसका फायदा मिला जब मेरे क्रश माइलो ने मुझे टेडी बेयर गिफ्ट किया। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा उस टेडी बेयर से प्यार था, पर धीरे धीरे हमारे बीच दूरी आ गई। उसको अभी भी लड़कों के साथ वीडियो गेम्स खेलना था, पर मुझे नदियों में तैरकर गुफाओं को देखने का मन था। पर मेरे साथ था टेडी, मेरा मस्ती का साथी। मेरे पेरेंट्स को भी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी कि टेडी को मैं अपनी क्लास में लेके जाऊं, वरना मैं बहुत हल्ला मचाती। लाइफ बहुत अमेजिंग थी, पर चीजें बदली जब एक शैतान मतलब लेला मेरी सेकंड क्लास में आई। देखो इसे, ये अभी अपने साथ एक टेडी बियर लेके चलती है। अपना पैसिफायर भी भूल गई क्या? मैंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन एक बार उसने मेरे टेडी से ब्लैक बोर्ड भी साफ कर दिया। उसके बाद मैं उसे अपने साथ स्कूल नहीं ले गई। मैंने अपने पेरेंट्स को लेला के बारे में नहीं बताया, बल्कि वो तो खुश थे मैं अब टेडी को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड नहीं थी। उन्हें तो बस परवाह थी कि मेरे मार्क्स कैसे आते हैं। तुम फिर से एक एग्जाम में फेल हो गई। पर मॉम, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है। शायद टीचर को मैं पसंद नहीं, शायद उन्हें बर्थडे गिफ्ट देना चाहिए था। कम ऑन, रिस्पॉन्सिबल बनो जना। मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हो सकती हूँ, तो मैंने सोचा जब वो काम पे गए होंगे तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी। मैंने शुरू किया बर्तन मांजने से और फिर वैक्यूम किया, पर नतीजे में मिली टूटी प्लेटें और फंसे हुए पर्दे। कितना सारा काम कर लिया। कोई बात नहीं जना, अब भी खुद को साबित कर सकती हो। चलो किताब खोलते हैं, खुद को साबित करने का समय आ गया। ओह नो, मैं डर गई। पेरेंट्स के आने की पहले से जल्दी साफ करना होगा। पर तभी बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मैं घबरा गई ये जान के कि वो घर जल्दी आ गए थे और मेरा फैलाया रायता देख लेंगे। जब वो अंदर आए तो मैंने जल्दी से पढ़ने का नाटक किया। इंसान के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 0। क्या अर्थ फ्लैट है? डा, गोल होता तो दूसरी तरफ रहने वाले लोग नीचे नहीं गिर जाते। मैंने मुड़ के देखा तो मेरे पेरेंट्स मुझे हैरानी से देख रहे थे। मैंने नाटक किया कि मैंने उन्हें अंदर आते देखा ही नहीं। हे मॉम, डैड, आप घर जल्दी आ गए? क्या हुआ यहाँ पर? मैं कोशिश कर रही थी, पर बड़ा बुरा दिन गया है। पर आप ही कहते हो ना, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। यकीन नहीं होता जना। मैं तो बस मस्ती करना चाहती थी और मेरे टीनेज इयर्स एकदम वाइल्ड थे। मेरी अपनी 2 ट्रबल मेकर साथी सैरा और समांथा। उन्होंने मुझे सिखाया था कि रात में चुपके से निकल के पार्टी कैसे करते हैं। अब सोचती हूँ तो लगता है ये कितना स्टूपिड था। जैसे एक बार हमने स्कूल से भागकर सोचा अपना खुद का स्पा डे करते हैं। वो ये मेरे घर करना चाहती थी, पर मैं जानती थी मेरे पेरेंट्स कितना गुस्सा करेंगे। सच में मेरे पेरेंट्स शैतानी दूर से सूंघ लेते हैं। हम तुम्हारे घर सेफ रहेंगे। हमने खुद का ओटमील और हनी फेस मास्क बनाया, लेकिन वो बन गई चिपचिपी तबाही। ऐसा लग रहा था हम पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया हो। घंटों लग गए इसे साफ करने में। बिल्कुल भी रिलैक्सिंग नहीं था ये स्पा डे। हमें क्या पता था इस चीज का सबक हमें जल्दी ही मिलेगा। अगले दिन हमने सोचा अपने गार्डन में बॉनफायर पार्टी करते हैं, लेकिन आग जल्दी काबू के बाहर हो गई। जब पानी और मिट्टी से काम नहीं बना तो हमने सोचा एक नई चीज ट्राई करते हैं। ढेर सारा ओटमील। अजीब था पर काम कर गया। हम वहाँ खड़े थे ओटमील और राख से ढके, पर हमारी हंसी छूट गई। लेकिन उनके पेरेंट्स को जरा भी हंसी नहीं आई, खासकर क्योंकि उनके गुलाब के पेड़ जल गए थे। मैं बहुत दुखी हुई जब उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने दोस्तों से मिलने से मना कर दिया। इस बात ने कि उसके डैड एक लॉयर थे और उन्होंने मेरे पेरेंट्स पे मुकदमा करने की धमकी दी क्योंकि मैंने उनकी चीज को नुकसान पहुंचाया। गंभीरता और बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था मेरी दुनिया पूरी तरह पलट गई है। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। क्या पहली बार इस तरह से स्कूल से भागी हो तुम? यकीन नहीं होता। तुमने हमें निराश किया है जना। मैं अपने कमरे में वापस जाऊं? तुम्हें लंबे समय तक ग्राउंड कर रही हूँ। प्रॉम का क्या? देखेंगे वो। अच्छे से बिहेव करोगी तो जाओगी। प्रॉम कुछ ही हफ्तों दूर था और मैं उसके बारे में सालों से सपने देख रही थी। अब से मैं एकदम अच्छी बच्ची बन के रहूंगी। आने वाले दिनों में मैंने सैरा और समांथा से टेक्स्ट करके माफी मांगी, पर उनका कभी कोई जवाब नहीं आया। कहीं उन्होंने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया? उस हादसे के बाद वो देश छोड़ के चले गए थे। कहीं इसके लिए वो मुझे दोष तो नहीं देते थे? मैं बहुत दुखी थी। मैं उन दोनों को बहुत मिस करती थी। जब मैंने अपने क्रश माइलो को स्कूल में आते हुए देखा तो मैं उससे बात करने गई, इस उम्मीद में कि हम पहले जैसी दोस्ती कर लें, पर वो तो लड़कों के साथ बिजी था। दूसरी ओर मेरी दुश्मन लेला को ढेर सारे लड़के प्रॉम के लिए पूछ रहे थे, एक से बढ़कर एक चीजें करके। मैं तो सोच के हैरान हो रही थी कि ये लोग कितने चीजी हैं। लेला को इसमें बड़ा मजा आ रहा था, पर मुझे उन लड़कों के लिए बुरा लग रहा था।
वो सब उसके प्यार के लिए लड़ रहे थे, लेकिन साफ था कि लेला को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये अच्छा नहीं है। ओह, देखा कौन है वो लड़की जिसे कोई प्रॉम पे नहीं पूछता। ऑफ कोर्स लेला पहले की तरह अब भी उतनी ही बदतमीज थी, पर वो सही थी। अब भी मेरे पास कोई डेट नहीं थी और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। एक दिन कंबाइंड क्लास में मैं अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी कि अचानक मेरे फोन में माइलो का नाम आया। मेरी धड़कन बढ़ गई। क्या वो मुझे प्रॉम के लिए पूछेगा? मैंने कूल बनना चाहा, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरी जिंदगी का क्रश माइलो मुझे प्रॉम के लिए पूछेगा। पर जब मैंने मैसेज खोला तो वो कोई प्यार का इजहार नहीं था, बल्कि उसमें लिखा था, क्या मुझे पेंसिल दोगी? मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। और चीजें और बुरी करने के लिए मैंने उसे पेंसिल की जगह पेन दे दिया। क्या बात है जना, क्या बात है। लेकिन खुद को शर्मिंदा करना बंद नहीं हुआ था। मैं माइलो के साथ प्रॉम में जाने के सपने देख रही थी। वो हैंडसम लग रहा था अपने रेड सूट और टाई में। परियों की कहानी जैसे वो मेरे साथ डांस कर रहा था। मुझे कस के पकड़ के रखा था माइलो ने। तुम्हें एहसास है कि तुम ड्रूल कर रही हो? दुख की बात है, तुम उसे सिर्फ सपनों में पा सकती हो। ओह, मैं तो बस ड्रूलिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। जब तुम्हारी पसंद की ड्रेस में देखूंगी तो ऐसे ही करूंगी ना। वही ड्रेस जो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहती है, क्योंकि हर कोई चमचमाता आलू का बोरा दिखना चाहता है। लेला ने मुझे गुस्से से देखा और फिर पूरा दिन मुझे बात नहीं करी। मुझे लगा बात यहीं खत्म हो गई, पर अगले दिन प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। पता चला लेला ने उन्हें बताया कि मैंने उसके बारे में कोई अफवाह शुरू करी और पूरे स्कूल में फैला दी, और मेरे पेरेंट्स को बुला लिया गया। बस तुम प्रॉम में नहीं जाओगी। क्या ये फेयर नहीं है? हमने कहा था ना जेना, अच्छे से बिहेव करना होगा। और तुमने नहीं किया फिर से। मैं बहुत निराश हो गई। अगले दिन स्कूल में कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने मुड़ के देखा तो माइलो मेरी तरफ भागा आ रहा था, बड़ी सी मुस्कान के साथ। हे जेना, रुको, पेन के लिए थैंक्स। क्या पेन? ओह हाँ पेन, कोई बात नहीं। तो मैंने सुना तुम्हारी लेला से लड़ाई हो गई मेरी वजह से। ऑफ कोर्स इसको बता दिया उसने। कभी अपना मुंह बंद तो रख नहीं सकती है। हे मेरे साथ प्रॉम में चलोगी? क्या ये सच में हो रहा था? मैंने कूल बनने की कोशिश की पर मुझसे हुआ नहीं। हाँ, हजारों बार हाँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अचानक मुझे कुछ गर्म महसूस हुआ। तुम ठीक हो? हे, जल्दी से अपनी शर्ट दोगे? मेरी शर्ट क्यों? अपने बॉयफ्रेंड की शर्ट पहनना तो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड है ना, और मैं बस ट्रेंडी होना चाहती हूँ, समझ रहे हो ना। शुक्र है कि माइलो बस मुस्कुराया और आके बिना सवाल पूछे शर्ट दे दी। हाँ, एक्साइटमेंट में मैंने अपने क्रश के सामने सुसु कर दी थी। बहुत शर्म आ रही थी मुझे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं माइलो के साथ प्रॉम में जाऊंगी और कुछ भी मुझे दुखी नहीं कर सकता। बाकी का पूरा दिन मैंने एक प्लान के बारे में सोचते हुए बिताया। प्रॉम में जाने की इजाजत तो थी नहीं, तो मॉम से प्रॉम ड्रेस दिलाने के लिए नहीं कह सकती थी। तो मैं घुस गई मॉम की अलमारी में और उनके सारे कपड़ों में से एक ढंग की ड्रेस ढूंढने लगी। मुझे रंग बिरंगी 80s की एक ड्रेस मिली जो बहुत सही थी। मैं घर से अपनी बेडरूम की खिड़की से निकली ताकि मेरे पेरेंट्स मुझे देखे ना। ये मेरे सपनों की रात होने वाली थी, पर कहते हैं ना, जिंदगी को तुम्हारे प्लान से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और बॉय, जो मेरी प्रॉम नाइट पर हुआ उसे तो मैं बयां भी नहीं कर सकती थी। इसकी शुरुआत हुई जब माइलो आया, एक हवाईन शर्ट, कार्गो शॉर्ट्स और चप्पल पहन के, और वो मुझे लेने लिमो में नहीं बल्कि साइकिल पर आया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अपनी निराशा को छुपाना तो चाहा, पर मेरे चेहरे पे ये साफ दिख रहा था। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। जैसे ही हम बॉलरूम पहुँचे, मेरी ड्रेस उसकी साइकिल के टायर में फंस के फट गई। ओह नो, मॉम मुझे मार डालेंगे। माइलो जल्दी से क्लासरूम में से एक स्टेपलर लेके आ गया और उससे मेरी ड्रेस को जोड़ दिया, पर अब ये ड्रेस कम चादर ज्यादा लग रही थी। हम बॉलरूम में गए और सब लोग मेरी ड्रेस को देख रहे थे। अचानक मुझे थोड़ी शर्म आ गई। डांस की तैयारी में मैंने अपनी लिपस्टिक निकालनी चाही। बैग के अंदर हाथ डाला तो मुझे कुछ मुलायम सा महसूस हुआ। ये काफी सालों से महसूस नहीं किया था और इसे अपने साथ लेकर तो बिल्कुल भी नहीं आई थी मैं। मैंने देखा वो मेरे बचपन का टेडी था और यार गलत बैग उठा के ले आई मैं। मैंने जल्दी से इसे छुपाना चाहा, पर देर हो गई। सब लोग इसे देख चुके थे और पागलों की तरह हंस रहे थे। मन कर रहा था जमीन फटे और मुझे निगल ले। ऐसा लग रहा था वापस 7 साल की हो गई हूँ मैं। तभी लेला मेरे सामने से निकली अपने दोस्तों के साथ। आओ, बेचारी जना कभी बड़ी ही नहीं हुई। छोटी बेबी। तुम्हारे पास अब तक ये है? ऐसा लग रहा था वो रोने ही वाला है कि अचानक रिंग, मेरा फोन बजने लग गया। ओह नो, वो मुझे मार डालेंगे। जेना, कहाँ हो तुम? तुम्हारी डैड तुम्हें गुड नाइट किस करने गए और तुम अपने बेड में नहीं थी। मेरी मॉम फोन पे मुझ पे चिल्ला रही थी और मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो एक नया भाषण शुरू करने वाली थी कि अचानक खिड़की के पास मेरी नजर किसी पे पड़ी। एक आदमी काले कपड़े पहन के टॉर्च लिए घूम रहा था, पास के घर में घुसने वाला था। ओ
ओह माय गॉड, किसी के यहाँ चोरी होने वाली है। क्या ये कोई नई शैतानी है? मैंने उसी वक्त सिचुएशन संभाली। पास ही में एक इमरजेंसी एग्जिट का डोर लगा हुआ था और बिना सोचे समझे मैं वहाँ पे गई। मुझे क्या पता था कि अचानक अलार्म बजने लगेगा जिससे पूरा स्कूल पैनिक करने लगेगा। हमें जाना होगा अभी। माइलो रुको, यहाँ पर एक समय नहीं है, हमें जाना होगा अभी। माइलो सही था, समय नहीं था। माइलो बाकी बच्चों के साथ बाहर जा रहा था और मैं चीखते हुए भागी उस चोर के पीछे। जल्द ही और लोग भी मेरे साथ जुड़ गए। हमने भाग के चोर को पकड़ लिया और फिर पुलिस को बुला लिया। हम पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे और मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। मैं खुश थी कि चोर पकड़ा गया और किसी को चोट नहीं आई, पर ये भी जानती थी कि मेरी वजह से प्रॉम कैंसिल हो गया था। तो तुमने टेडी को अब तक रखा है? हाँ, तुम मुझे भूल गए पर मैं तुम्हें नहीं भूली। मेरी गलती है, तुम्हें मिस किया जाए ना, और अब मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। काश हम स्लो डांस कर पाते। यकीन नहीं होता कि प्रॉम कैंसिल हो गया। और मुझे यकीन नहीं होता तुमने मेरे घर को चोरी से बचाया। क्या वो तुम्हारा घर था? हाँ, तुमने मुझ पे एहसान किया है जना, थैंक यू सो मच। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। क्या इसका मतलब कि अब हम लोग दुश्मन नहीं हैं? जब माइलो ने मुझे घर छोड़ा तो अपने पेरेंट्स से मिलने में मुझे नर्वसनेस हो रही थी। जानती थी मेरे प्रॉम में जाने से वो नाराज होंगे। मॉम, डैड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप सही थे। क्या ये मेरी ड्रेस है? तो मजेदार बात है। मेरी मॉम चाय की केतली की तरह उबलने ही वाली थी कि माइलो बीच में आ गया। उसने बताया कि कैसे मैंने लीला के घर को बचाया। मेरे पेरेंट्स उस पे यकीन ना करते, लेकिन अगले दिन प्रिंसिपल ने कॉल करके सब कुछ बताया। मेरे पेरेंट्स हैरान थे, पर पहली बार मैंने देखा कि उन्हें मुझ पर गर्व भी था। ये आसान नहीं था, पर मेरी गलतियों के लिए उन्होंने मुझे माफ कर दिया। वादा करती हूँ आज के बाद से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल रहूंगी। पर जैसे ही मैं अपनी नई मैच्योरिटी को लेकर खुश होने वाली थी, आई एम सॉरी मॉम, घबराओ मत, मैं ठीक कर दूंगी। ओह प्लीज जाने दो, मैं संभाल लूंगी। तुम अपने आप को बांध कर एक कोने में बैठ जाओ। उम्मीद थी कि मैं कॉन्फिडेंट दिख रही होंगी, क्योंकि अंदर से तो मैं जेली बन गई थी। रिसेस में सबसे पॉपुलर लड़कियां मेरे सामने बैठकर मुझे भेड़िए की नजर से घूर रही थी। ओके, कभी रोम के सुपर एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में गई हो जिसका पता सिर्फ दुनिया की 1% पॉपुलेशन को है? हाँ, कौन नहीं गया, मतलब बाकी के 99% के अलावा। वोल्केनो ऐश के साथ कोच स्नेल पास्ता अच्छा था, पर सच कहूँ तो उससे अच्छा खाया हुआ है। तो वो नई मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स कब देखी? पिछले साल अक्टूबर में। ऑब्वियसली मैं नॉर्मल लोगों के साथ बैठकर थोड़ी देखती। एओ, डैडी ने मेरे लिए प्राइवेट व्यूइंग कराई थी। और कौन है तुम्हारे डैडी? हमें अभी वो वापस मिले हैं। 5वीं बार रैंसम के लिए किडनैप हुए थे, तो मैं अभी उनका नाम नहीं बता सकती। तुम समझ सकती हो ना? हाँ बिल्कुल समझती हूँ। गर्ल गैंग में स्वागत है सोफिया। हाँ, बेवकूफ अमीरों पर मेरी रिसर्च काम आ गई थी। हाय, मैं हूँ शैली एलए से, पर अभी के लिए मुझे सोफिया कहो। सुनने में ये सोफिस्टिकेटेड अमीर लड़की का नाम लगता है ना? प्लीज किसी को बताना मत। तो बात ये है कि देखने में मैं नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट लगती हूँ, पर सच ये है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। पिछले महीने हमारे पेपर को एक एनोनिमस टिप मिली कि कुछ गड़बड़ चल रही थी देश के सबसे एलीट प्राइवेट स्कूल में। और क्योंकि मैंने 2 साल पहले ही ग्रेजुएट किया था, इस स्कूल से नहीं, इतनी अमीर नहीं हूँ मैं। मेरे एडिटर ने मुझे अंडरकवर भेज दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब मैं हाई स्कूल में सबसे पॉपुलर बच्चों के साथ थी, और सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, बल्कि रोज पार्टी करते थे, लेकिन सबको स्ट्रेट ए मिलते। और दूसरा मैंने नोटिस किया कि एक लड़का मैथ्यू, जो यहाँ का लगता नहीं था, और पॉपुलर लड़के उसको हर रोज तंग करते थे। मैंने कारण पता लगाने का फैसला किया, तो एक दिन स्कूल के बाद मैंने उसका पीछा किया। वो काफी आगे तक चला कि अचानक एक फ्लैशी रेड स्पोर्ट्स कार तेजी से आकर रुकी, और पॉपुलर लड़कों ने निकलकर उसे घेर लिया। उनके लीडर एरन ने मैथ्यू को कॉलर से पकड़ लिया। तुम जानते हो तुम्हें हमारा कहा मानना है पिनोकियो, तुम हमारी कठपुतली हो, इतना नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे अब और कुछ नहीं करना है, मैं तुम सबको एक्सपोज कर दूंगा, भले ही मुझे स्कूल से क्यों ना निकालते। और तुम्हारा यकीन कौन करेगा? यकीन करेंगे जब मैं उन्हें सबूत दिखाऊंगा, और ये कोई ब्लफ नहीं है एरन। क्या किया है तुमने, चूहे कहीं के? तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ गया और एरन ने मैथ्यू को छोड़ दिया, लेकिन तभी उसका बैकपैक छीन के सड़क पर फेंक दिया। सारे लड़के कार में बैठकर भाग गए। जब मैथ्यू अपनी चीजें उठा रहा था, मैंने अचानक एक बस को तेजी से आते हुए देखा, और वो नहीं देख रहा था। बिना कुछ सोचे मैंने तेजी से उसे धक्का देकर रास्ते से हटाया। बस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और देखने आया, पर मैथ्यू हिल नहीं रहा था। हमने एम्बुलेंस बुलाई और उसकी फैमिली आने तक मैंने हॉस्पिटल में रुकने का फैसला किया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैथ्यू के सर पर चोट आई है और वो कोमा में है। गोश, क्या ही बचाया मैंने। मैथ्यू,
और बताओ तुम्हारे और उन गधों के बीच क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हेलो। मैंने उसे हिलाया, फोन की लाइट आंखों में मारी, पैरों में गुदगुदी की, पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उसके होठों पर किस किया, कुछ नहीं हुआ। शायद असली जिंदगी में काम नहीं करता। तभी मैंने मुड़ के देखा तो मैथ्यू के पेरेंट्स वहाँ पर आ गए थे। मैथ्यू की हालत देख के वो दुखी थे और फिर अचानक उसकी मॉम ने आकर मुझे गले से लगा लिया। हमें एक्सीडेंट की पूरी खबर मिली है और तुमने बहादुरी दिखा के उसकी जान बचाई है। डॉक्टर को उम्मीद है कि मैथ्यू को होश आएगा जब उसके ब्रेन की स्वेलिंग कम हो जाएगी। मैथ्यू ने कभी बताया नहीं, लेकिन हम खुश है कि उसकी इतनी केयरिंग गर्लफ्रेंड भी है। गर्लफ्रेंड? वेल, मुझे किस करते हुए देखकर तो उन्हें यही लगेगा। मैं उन्हें सच बताने ही वाली थी कि तभी मुझे एक आइडिया आया। हाँ, मैथ्यू बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है। अच्छा आदमी, मतलब लड़का, आदमी लड़का। बड़ी अजीब उम्र है। वो आदमी है कि लड़का है किसे पता, वो बहुत अच्छा है। और बातों बातों में उन्होंने अगले ही दिन मुझे अपने घर डिनर पर बुला लिया। जाते वक्त मुझे उलझन सी महसूस हो रही थी। हाँ, मैंने इन अच्छे लोगों से झूठ बोला कि मैं उनके कॉमेटोस बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ, जो कि गलत था। पर मैथ्यू उन पॉपुलर लड़कों के बारे में कुछ जानता था और मुझे वो पता करना था। अगले दिन स्कूल में मुझे एरन और बाकी गधे एक्सीडेंट की बात पर हंसते हुए मिले। ये तो अच्छा हुआ कि मैथ्यू की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। तुम लोग आखिर क्या बात कर रहे हो और हमें क्यों परवाह है उस मैथ्यू लूजर की? ओ सोफिया, तुम बहुत ही क्यूट हो, लेकिन हमारा राज जानने के लिए तुम थोड़ी नई हो। तुम्हें हमारा भरोसा जीतना होगा। ओके, और मैं कैसे करूं? मुझे यकीन है कि मैथ्यू फेंक रहा था, पर कह रहा था कि हमारे खिलाफ कोई सबूत है, शायद एक वीडियो। क्या तुम पता लगा सकती हो ऐसा कुछ है तो वो मुझे दे दो। ये तो आसान है। मैं मैथ्यू के घर जा सकती हूँ उसकी दुखी गर्लफ्रेंड बनके और उसकी चीजों को देख लूंगी। अगर कोई सबूत है तो मैं ढूंढ लूंगी। सिंपल। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आया सोफिया। शायद तुम मेरे घर आकर मेरे एप्स का स्लाइड शो देखना चाहो। लड़कियों को ये बहुत पसंद है। मैंने नकली मुस्कान दी, अपनी घिन छुपाते हुए। उस शाम को मैं मैथ्यू के घर पहुंची डिनर के लिए और साफ था कि वो अमीर नहीं थे। उसके पेरेंट्स ने मुझे अंदर बुलाया और जब वो डिनर बना रहे थे तब चुपके से मैं ऊपर चली गई। मैं पहले दरवाजे के अंदर गई तो देखा ढेरों स्पोर्ट्स ट्रॉफीज शेल्फ पर रखी थी और एक गिटार भी दीवार पर टंगा था। ये मैथ्यू का रूम तो नहीं था। फिर मैंने एक फोटो फ्रेम देखा जिसमें मैथ्यू किसी हैंडसम हंक के साथ खड़ा था जो उससे बड़ा लग रहा था। मामा मिया, तुम कौन हो? वो मैं हूँ, मैथ्यू का भाई कोडी। मैं शॉक में मुड़ी तो देखा हंक पीछे खड़ा था। वो अभी बाथरूम से निकला था और उसने सिर्फ एक तौलिया लपेटी हुई थी। क्या तुम मेरे एब्स को घूर रही हो? तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड होगी जिसको मेरे पेरेंट्स ने डिनर पर बुलाया है। क्या मैं घूर नहीं रही थी? मैं ऐसा घटिया काम करूंगी तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं सदमे में हूँ। मैथ्यू के एक्सीडेंट की वजह से वो तुम्हारे बारे में बहुत बात करता था और अब मैथ्यू के बिना तुम्हें यहाँ देखा, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। देखो, आई एम सॉरी। मैंने फोटो फ्रेम बाजू में फेंका और वहाँ से भाग गई। मेरे लिए ये ऑकवर्ड शाम होने वाली थी। कोडी ने जल्दी हमें ज्वाइन किया और पूरी शाम वो मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छा रहा। उसके पेरेंट्स पूछने लगे कि मैथ्यू और मैं कब मिले। एक्चुअली ये एक क्रेजी स्टोरी है। तो वो स्कूल के बाजू में एक बड़ा पार्क है ना, एक दिन मैं वहाँ बत्तखों को खाना खिला रही थी और जब ब्रेड खत्म हो गई तो बत्तखें बौखला गई और उन्होंने लेक के बाहर आकर मुझ पर हमला बोल दिया। और तो फिर मैं घबरा कर भागने लगी और अचानक गिर पड़ी और मुझे लगा कि आज मैं नहीं बच पाऊंगी। और पता नहीं कहां से एक लड़का आया और बत्तखों पर भेड़िए की तरह हौल करने लगा। बत्तखें डरी हुई मुर्गी के जैसे वहाँ से भाग गई और मेरा हीरो निकला मैथ्यू। ये एक्चुअली एक सच्ची कहानी है गाइस, ऐसे ही मन से नहीं बनाई। अपने पहले बॉयफ्रेंड से मैं ऐसे ही मिली थी। वो पागल खाने में है। ओह वाह, मुझे विश्वास नहीं होता। सुन के लगता नहीं मैथ्यू ऐसा करेगा। वो चिड़िया से भी बहुत डरता है। और कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, तितली, पानी, ऊंचाई, सनफ्लावर्स और अंगूर। हाँ, मुझे बाद में पता चला कि वो एक भीगी बिल्ली है। इसीलिए तो बतख वाली चीज और खास हो गई। उसने अपने डर को भूलकर मुझे बचाया। उसके पेरेंट्स ने मुझे एक प्यारी सी स्माइल दी। तुम्हें तो पहले ही पता होगा कि मैथ्यू एक जीनियस है। उस स्कूल में स्कॉलरशिप पे जाना उसका सपना था, पर जब से वहाँ गया है बहुत बदल सा गया है। बात नहीं करता, चिढ़ता है, गुस्सा भी करता है। हमें खुशी है ये जानकर कि कम से कम तुमसे तो बात करता है। उनसे इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मुझे सच भी पता नहीं चला था। वेल, कम से कम ये तो पता चला कि मैथ्यू का कमरा कौन सा है। तो अगली रात सबके सोने के बाद मैंने उसके कमरे में जाने का सोचा। मैं दीवार से ऊपर चढ़ी, खिड़की से आधी अंदर घुस गई थी कि मेरी पट अटक गई।
अरे यार, मेरी बट इतनी मोटी कब हुई? शायद सारे फ्रेंच पेस्ट्रीज खाने की वजह से। ये स्टूपिड चीजें स्कूल में देते ही क्यों हैं? आउच! अरे वो क्या कहते हैं, एक पल मुंह में हमेशा बट में, या ऐसा ही कुछ। किसी तरह से मैं निकली और जोर से जमीन पर गिर गई और जल्दी से बैठ के नीचे घुस गई। कुछ ही सेकंड्स में कोडी वहाँ आ गया। गॉश, उसके पैर सुंदर थे और वो एक बेसबॉल बैट लेकर आया था। कौन है वहाँ पर? जान लो, मेरे पास हथियार है। मैं चुप रही और वो वहाँ से चला गया। मैंने चैन की सांस ली और पीछे मुड़ी और अचानक किसी ने मुझे जोर से खींच के निकाला। सोफिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने उसे देखा और सोचने लगी कि क्या बोलूं। तभी मैंने मैथ्यू के जूते बेड के नीचे देखे और उठा लिए। ओह, मैं यहाँ आई क्योंकि मैं मैथ्यू को बहुत मिस कर रही थी। मैं बस उसके जूते सूंघ रही थी। उसके पैरों की खुशबू से ऐसा लगता है कि वो अब भी मेरे पास है। वो मरा नहीं है सोफिया, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे उसे सच बताना ही होगा। वेल, आधा सच। ओके, मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन मैथ्यू ने मुझसे भी बात करना बंद कर दिया था। मैंने स्कूल के पॉपुलर किड्स को उससे बात करते देखा था, पर वो मुझे कुछ बताता ही नहीं था। और एक्सीडेंट से पहले मैंने मैथ्यू को बोलते सुना था कि वो उन सबको एक्सपोज कर देगा। वो इन लोगों के साथ किसी सीरियस चीज में फंसा है और मुझे वो पता करना है। पर तुम यहाँ क्या ढूंढने के लिए आई थी? सबसे बड़ा बुली एरन। उसे लगता है कि मैथ्यू के पास कोई सबूत है, जैसे शायद एक वीडियो। मुझे उसका फोन और लैपटॉप चेक करना है, प्लीज। ठीक है। हमने मैथ्यू का फोन और लैपटॉप देखा पर कुछ नहीं मिला। हमने उसके ड्रॉर्स और अलमारियों में देखा कि शायद कोई हार्ड ड्राइव या क्लू मिल जाए, पर कुछ हाथ नहीं लगा सिवाय कोडी। मैथ्यू को डीज और एप्स कब से मिलने लगे? उसने भी उन क्विज पेपर्स को देखा और चौंक गया। कभी नहीं, उसके रिपोर्ट कार्ड में तो हमेशा ए ही होता था। ये क्विज तो कुछ महीने पुराने लगते हैं। अगर उसे पढ़ाई में दिक्कत थी तो उसने बताया क्यों नहीं हमें? वेल, जब से उसने स्कूल ज्वाइन किया था मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। मैं उसे मिस करता हूँ। उसके जूते सूंघना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। कल हॉस्पिटल चलो, उसे देखने चलते हैं। बिल्कुल। हम हॉस्पिटल उसे साथ देखने जाने लगे और साफ था कि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। और उसके बाद अक्सर हम दोनों साथ घूमने भी जाते। शुरू में हम सिर्फ मैथ्यू के बारे में बातें करते थे, लेकिन जल्द ही हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। उसे मैं फनी लगती थी और मुझे भी हरकतें कर उसे हंसाना पसंद था। उसके पेरेंट्स को भी मेरा वहाँ होना अच्छा लगता और जल्द ही मुझे कोडी पर बड़ा सा क्रश होने लगा। मतलब सीरियसली बस एक हफ्ता लगा। वेल, एक्चुअली 1 सेकंड, जब उसे टॉल में देखा था। पर ऑफ कोर्स मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, एक अंडरकवर जर्नलिस्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके भाई की नकली गर्लफ्रेंड। दूसरी तरफ स्कूल में मैंने एरन को भरोसा दिलाया कि मैंने बहुत ढूंढा, पर मैथ्यू के पास उसके और उसके दोस्तों के खिलाफ कुछ नहीं मिला। तो अब बताओगे कि बड़ा सीक्रेट क्या है? मुझ पर भरोसा कर सकते हो तुम एरन? हाँ, कर सकता हूँ। मैंने देखा तुम्हें अभी के टेस्ट में सीज और डीज मिले हैं। हाँ, मैथ्यू के घर में ताक झाक करने में काफी बिजी थी, तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिला और ये स्कूल टफ है। वेल, वो जो केमिस्ट्री क्विज होने वाला है ना मंडे को, उसमें तुम पहला नंबर लेकर आओगी। और फिर उसने अपने लॉकर से कुछ पेपर्स निकाले और मुझे दिए। क्विज आंसर की के साथ मेरा शुक्र अदा करना मेरे साथ डेट पे चल के बेब। वो आंख मारकर चला गया और मैं दंग रह गई। फिर जल्दी से क्विज अपने बैग में डाल दिया। एरन और उसके दोस्त टीचर के रूम से एग्जाम चोरी कर रहे थे और मैथ्यू भी इसमें शामिल था। और बाद में हॉस्पिटल में जब मैंने कोडी को ये सब बताया तो वो भी हैरान हुआ। मैथ्यू चीटिंग, एग्जाम की चोरी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, वो हमेशा से अच्छा बच्चा रहा है। पर उसके खराब मार्क्स आ रहे थे और वो छुपा रहा था। और फिर कुछ बदल गया ना। और हम जानते हैं वो उन बच्चों के साथ इन्वॉल्व है। उसने कहा कि वो उन्हें एक्सपोज करेगा, चाहे इसके लिए वो खुद भी एक्सपेल क्यों ना हो जाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम क्या कर रहे थे मैथ्यू? चलो उठो और बताओ मुझे। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा उसे दिलासा देने के लिए, और जब उसने मुझे देखा तो मेरा दिल मचलने लगा। और फिर उसने अपना हाथ खींच लिया। सोफिया, तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो। और तभी दरवाजा जोर से खुला और एक छोटी कर्ली बालों वाली लड़की आई। उसने मुझे धक्का दिया और मैथ्यू पर कूद गई। ओह माय गॉड, मैं खबर मिलते ही आ गई। चलो मैथ्यू, मैं आ गई, उठ जाओ। और फिर उसने मैथ्यू को होठों पर किस किया। सच्चे प्यार की किस काम क्यों नहीं कर रही? शायद उसे थप्पड़ मारना चाहिए। अरे रुको, तुम हो कौन? उसकी गर्लफ्रेंड पैनी। मैट और मैं 2 साल से साथ हैं, उसके पुराने स्कूल से। पर 1 महीने से मैं अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग ट्रिप पर थी, जहाँ कोई सिग्नल नहीं था और मैंने हफ्तों से मैट से बात नहीं की थी। जब वापस आई तो एक दोस्त ने बताया वो कोमा में है। तुम कौन हो ना? ओह मेरे जेठ जी, मैं आ गई। ये क्या बक रही हो? वो है उसकी गर्लफ्रेंड सोफिया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो?
मैं समझ नहीं आता क्या कहूँ। क्या मैं हूँ उसकी गर्लफ्रेंड, इकलौती गर्लफ्रेंड? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैथ्यू ने मुझे बचाया बतखों से। ओह गॉड, वो हम दोनों के साथ खेल रहा था, दोनों को डेट कर रहा था। मैं कितनी बुरी हूँ। कोई अमीर नौटंकी तार के पेड़ जैसी लड़की मेरे मैथ्यू से मुझे दूर नहीं कर सकती, और तुम बाहर निकलो अभी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। सच तो बोल नहीं सकती थी, तो इस लड़की से लड़ना पड़ेगा अपने बॉयफ्रेंड के लिए। हॉस्पिटल के बाहर हमारी लड़ाई देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। अब तो लड़ना ही पड़ेगा। मुझसे पंगा लोगी टिंगू? सर पे तो घोंसला उगा रखा है। वाह, तुम्हारी ट्रैश टॉक बकवास है। मेरी माँ ज्यादा अच्छा बोलती है। गॉडजिला। फिर उसने मुझ पर हमला किया और वो पागल थी। उसे कुंग फू आता था। उसने मेरे पेट पे लात मारी, आँख पे घुसा, मेरे बाल खींचे और पैर काट लिया। अगर कोडी बीच में नहीं आता तो वो मुझे मार ही देती। और फिर वो मैथ्यू के पास वापस भाग गई। सोफिया, क्या तुम ठीक हो? चलो डॉक्टर के पास चलें। नहीं, मैं ठीक हूँ। आउच, शायद एक आइस पैक ला दो मेरी सूजी हुई आँख के लिए। हम बाहर बेंच पर बैठे और कोडी ने आइस पैक मेरे चेहरे पे रखा। ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई को जानता ही नहीं हूँ। एग्जाम्स की चोरी करना और दो गर्लफ्रेंड रखना। सही कह रहे हो। मुझे माफ करना सोफिया। मैथ्यू ये डिजर्व नहीं करता कि दो सुंदर लड़कियाँ उसके लिए लड़े। तुम्हें मैं सुंदर लगती हूँ? वेल हाँ, और अगर अच्छा लगे तो पेनी से कहीं ज्यादा अच्छा सुंदर। लगा। कोडी मेरे इतने करीब बैठा था और उसे देखकर रुका नहीं जा रहा था, तो मैं आगे बढ़ने लगी और उसे किस कर लिया। उसने भी किस किया और अचानक उठकर खड़ा हो गया। नहीं, ये बहुत खराब है। क्यों? क्या खराब है? वो किस या ये सिचुएशन? नहीं, वो किस बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सिचुएशन खराब है। तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो सोफिया, तुम मुझे किस कैसे कर सकती हो? वेल, उसकी तो एक और गर्लफ्रेंड है। मुझे तो पता भी नहीं कि इस सिचुएशन में मैं क्या हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे भाई के कोमा में होते हुए मैं ये नहीं कर सकता। हमें बस दूर रहना चाहिए अब। ये कहकर वो चला गया। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। अब मैं जान गई थी कि एरन और उसके दोस्त पेपर चुराकर अच्छे मार्क्स ला रहे थे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, और शायद ये मेरे आर्टिकल के लिए काफी था। पर मेरे एडिटर ने कहा कि हमें ठोस सबूत चाहिए, वरना सिर्फ मेरा कहा लोग नहीं मानेंगे। हार मानते हुए मैं एक दिन मैथ्यू से मिलने हॉस्पिटल गई। वो अकेला था और नर्स ने बोला कि मैथ्यू ने अपने गले में धागे से एक यूएसबी बांधी थी जो आज गिर गई थी। उसने मुझे वो यूएसबी दी। मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप खोल के उसमें यूएसबी लगाई और उसमें सिक्योरिटी फुटेज देखकर मैं चौंक गई। साफ दिख रहा था कि एरन, उसके दोस्त और मैथ्यू टीचर के रूम में एग्जाम चुरा रहे थे। बस यही सबूत तो चाहिए था मुझे। पर तभी पैनी कोडी के साथ रूम में आ गई। अच्छा है तुम यहाँ हो सोफिया, और क्या मैं कह सकती हूँ सैली? मैं अभी कोडी को बता रही थी तुम्हारे बारे में, झूठी खम्बे जैसे न्यूज रिपोर्टर। उसी के साथ पैनी ने अपना फोन मुझे दिखाया। न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर मेरी प्रोफाइल खुली हुई थी। तो मुझे समझने दो, तुम यहाँ अंडरकवर होके हाई स्कूल स्टूडेंट बनकर आई हो किसी आर्टिकल के लिए, और उसके लिए तुमने मुझसे और मेरी फैमिली से झूठ बोला कि तुम कोमा में पड़े मैथ्यू की गर्लफ्रेंड हो, और हमें यकीन दिलाया कि मैथ्यू एक टू टाइमर है। सुनो, मैं जानती हूँ बुरा लगता है, पर मेरे पेरेंट्स अब यहाँ आने वाले हैं, तुम्हें चले जाना चाहिए। कोडी प्लीज। निकल जाओ। अचानक पैनी की चीख निकल गई जब मैथ्यू की आंखें खुलने लगी। मैं रूम से चली गई और कुछ ही देर में उसके पेरेंट्स भी आ गए। मुझे सबकी खुशी भरी आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं भी खुश थी कि मैथ्यू उठ गया था। अगले दिन स्कूल में एरन मेरे पास आया। हाय बेब, और टेस्ट चाहिए? पहला वाला तो फ्री था, लेकिन अब से तुम्हें हर टेस्ट के $200 देने होंगे। वाह, ये तो महंगा है। अपने आसपास देखो डॉल, हर कोई पे कर सकता है सिवाय उस लूजर मैथ्यू के। वो प्रेशर झेल नहीं पा रहा था और हमारे पास मदद मांगने आ गया था, और बदले में हमने उसे अपना नौकर बना दिया। हमने उससे कहा कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे रिच पेरेंट्स हमें बचा लेंगे, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो उसकी स्कॉलरशिप जाएगी और स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। अच्छा, अब समझ आया मुझे। थैंक्स, बट अब तुम्हें उन टेस्ट की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों? मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। एरन के साथ हुई बातों को मैंने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था और उस वीकेंड में आर्टिकल लिखने बैठ गई। मंडे को वो छपा और ट्यूसडे तक खबर फैल गई, और फ्राइडे तक हर दोषी स्टूडेंट को निकाल दिया गया सिवाय मैथ्यू के। मैंने आर्टिकल में साफ लिखा था कि मैथ्यू सच बोलना चाहता था, और प्रिंसिपल ने उसके साथ नरमी बरत के उसे सिर्फ सस्पेंड किया। फिर से साली बन के अच्छा लगा, पर कोडी के साथ चीजें ऐसे छोड़ने का मुझे दुख था। मैं उससे और उसके पेरेंट्स से माफी मांगना चाहती थी, पर वो मेरा फोन नहीं उठाता था। कुछ हफ्तों बाद अपनी डेस्क पर एक कार्ड देखकर मैं हैरान हो गई। वो मैथ्यू ने भेजा था, कोडी के बेसबॉल गेम पर इनवाइट करने के लिए। उस रात मैथ्यू मुझे स्टैंड्स पर मिला। देखो तो कौन आया है, मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ,
तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो आने वाली है, तो सतर्क रहना। तुम्हारा आर्टिकल अच्छा लगा वैसे। थैंक्स। वैसे तुम्हें वो सिक्योरिटी फुटेज मिली कैसे? शायद प्रिंसिपल को शक होने लगा था कि कोई पेपर्स चोरी कर रहा है, क्योंकि आखिरी बार जब एरन और उसके दोस्त मुझे साथ लेकर गए तो मैंने देखा कि टीचर के रूम में नया कैमरा लगा है। मैंने स्कूल का सिस्टम हैक किया, फुटेज कॉपी की और नकली फुटेज डाल दी। मैंने एरन से कहा कि मैंने फुटेज डिलीट कर दी, पर मैंने नहीं की। या राइट। और तुम्ही ने न्यूज़पेपर पर वो एनोनिमस टिप भेजी थी ना? हाँ, झूठ बोलते बोलते थक गया था। वैसे भी मैं ये स्कूल छोड़ रहा हूँ और पेनी के साथ पुराने स्कूल जा रहा हूँ। क्या? क्यों? मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था सैली, इतना प्रेशर नहीं झेल सकता। काश ये चीज मैं पहले ही मान सकता और अपनी फैमिली को बता पाता। उन्हें निराश करने से इतना डरता था कि चीटिंग करने लगा, पर उन गधों का पर्दाफाश करने के लिए थैंक यू। मेरी लाइफ आसान कर दी तुमने वाकई। आप गेम शुरू होने से पहले जाकर मेरे भाई से बात कर लो, वादा करता हूँ वो सुनने के लिए तैयार है। मैं भाग निकली कोडी को ढूंढने और लॉकर रूम में घुस गई और बस देखती ही रह गई। इतने सारे शर्टलेस एथलीट्स। और तभी कोडी आया और मुझे बाहर ले गया। घूर लिया तुमने सैली? कम ऑन, वो बस आई कैंडी है। ओके सुनो कोडी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुमसे और तुम्हारे परिवार से झूठ बोलने के लिए। पर मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी और मैथ्यू की मदद भी। मेरे झूठ का ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज नहीं है, पर बुरा भी नहीं है ना? शायद नहीं, खासकर जब तुमने मैथ्यू की इतनी मदद की और तुम मेरे परिवार को खुश करती हो। मेरी मॉम तो अभी विश करती है कि तुम मैथ्यू की गर्लफ्रेंड होती। और तुम? ओह, मैं तो बहुत खुश हूँ कि पेनी है, क्योंकि अब मैं ये कर सकता हूँ बिना किसी गिल्ट को फील किए। और फिर उसने मुझे पास आकर किस किया। ये मैच देख रहे हो? ये सब मेरी गलती है। देखने में ये एक्शन मूवी लगती है, पर एक्चुअली ये लव स्टोरी है। जब मैं 15 की थी, मैं और मेरी मॉम एक वेकेशन पर गए थे। मैं पूरा टाइम चुप थी और कुछ नहीं कहा। मुझे अभी ब्रेसेस लगे थे और मैं बहुत गंदी दिख रही थी। कम ऑन हनी, अपना वेकेशन एंजॉय करो। कैसे करूं? मेरे दांतों में फेंस जो लगी पड़ी है, पर ब्रेसेस की जरूरत है तुम्हें, जानती हूँ मैं। इसीलिए तो पूरी छुट्टी में घर से निकलना नहीं चाहती थी। हाँ, मैं थोड़ी जिद्दी थी, पर और क्या करती। मैं 15 साल की मूडी लड़की थी और मेरी स्माइल एक मीट ग्राइंडर जैसी लगती थी। पूरे दिन में वेकेशन हाउस में रहती और सिर्फ रात में बीच पर टहलने के लिए निकलती। एक रात मैं टहल रही थी और अपने सामने मुझे कोई दिखा। वो एक लड़का था। रात के अंधेरे में मुझे उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखा, सिर्फ चांद की रोशनी थी वहाँ। नींद नहीं आ रही? एक्चुअली मैं उसकी वजह से यहाँ पर नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि दिन में लोग मुझे देखें। मेरे ब्रेसेस लगे हैं और मैं भद्दा दिखता हूँ। तुम्हें भी ब्रेसेस लगे हैं? हाँ, और तुम्हारे? हाँ, लगता है जैसे मेरे दांत जेल में हैं। वेल, तुम्हारी परछाई सुंदर है। हमने थोड़ी देर बातें की कि कैसे हम दोनों को म्यूजिकल्स और थिएटर पसंद है। वो फनी था और मैंने भी उसे बहुत हंसाया। उसने मुझे अपना नाम कायल बताया। अगली बार मैं फिर से उसे वहीं मिली। हम रोज रात अंधेरे में मिलते थे और फिर आखिरी रात में सुबह होने वाली है, हमें जाना चाहिए। क्यों ना हम रुककर रोशनी का इंतजार करें। मुझे तुम्हारे ब्रेसेस की परवाह नहीं, मुझे तो तुम सुंदर ही लगती हो। तो हमने वहीं बैठकर सूरज उगने का इंतजार किया और जब सुबह हुई तो फाइनली मैंने उसे देखा और उसने मुझे। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था, खासकर ब्रेसेस की वजह से। वो मुझे किस करने के लिए बढ़ा, लेकिन उसकी मॉम ने उसे बुलाया और मुझे मेरी जाने का टाइम हो गया था। एक वादा करो, दोबारा खुद को अंधेरे में नहीं छुपाओगी, ठीक है? ठीक है। मैंने उसे जाते देखा, उसके शब्द घर कर गए थे। उसके बाद से मैंने शोज के लिए ऑडिशन देना शुरू किया और अपने ब्रेसेस से शर्माई नहीं। जल्द ही अपने शहर की सबसे फेमस डांसर बन गई। कायल और मैं ऑनलाइन बातें करते, लेकिन फिर मैं अपने प्लेस में बिजी हो गई और समय के साथ ये बातें बंद हो गई। मुझे लगा मैं उससे नहीं मिलूंगी। और फिर कुछ सालों बाद मेरे कम्युनिटी थिएटर की ओपनिंग नाइट में सब कुछ बदल गया। एक दुखी सीन में मेरा स्लो डांस सोलो था, पर मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि हमारी सब रिहर्सल्स में स्पॉटलाइट संभालने वाला लड़का मुझे फॉलो नहीं कर रहा था। मैंने डांस किया और उस दिन लाइट से मैं एक बार भी बाहर नहीं गई, एक सेकंड के लिए भी नहीं। लग रहा था जैसे तारों की छांव में नाच रही हूँ। डांस खत्म होने पर सबने उठकर तालियां बजाई। अपनी पूरी जिंदगी में इसी का इंतजार था। प्ले के बाद मैं उस लड़के को शुक्रिया कहने गई, इतना अच्छा काम करने के लिए। स्टीव, कमाल कर दिया। शुक्रिया। स्टीव बीमार था तो मैं आ गया। ओह हाय, मैं एबिगेल हूँ।
सब जानते हैं कि तुम कौन हो, और शायद बिना ब्रेसेस के तुमने मुझे पहचाना नहीं। रुको कायल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए, मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ हो। स्टीव कभी स्पॉटलाइट मुझ पर नहीं रख पाता था। तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं पता था, पर मैंने सोचा तुम्हारे अंधेरे से निकलने का टाइम आ गया है। ओह अच्छा हुआ हमारे दांत सही हो गए। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे नहीं देखा। इससे पहले किसी प्ले में रोया नहीं हूँ मैं। तुम रोए थे? मुझे विश्वास नहीं होता। खुद ही देख लो। झूठे। लगता है आंसू सूख गए। चलो कुछ और करते हैं। एक सेलिब्रेशन डिनर कैसा रहेगा? मेरा परिवार यहाँ है, पर कल चलते हैं। अगले 24 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे थे। पूरा दिन मैंने अलग अलग कपड़े और अलग अलग मेकअप ट्राई किया। सच तो ये है कि भले ही हमारी बातें बंद हो गई हो, मैं उसे भूली नहीं थी। उसके लिए अलग ही फीलिंग्स थी मेरी। उसके बुलाने पर मैं जोर से भागी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था उसके पास मोटरसाइकिल होगी। वाह, तैयार तो हो जाती। एक्सक्यूज मी, तुम जानते हो कि कितनी अरे देर? मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सुंदर लग रही हो। वो तो मैं हूँ, और तुम भूलना मत। और उम्मीद है तुमने कुछ अच्छा प्लान किया है। मुझे रियल एफर्ट्स चाहिए, चालू काम नहीं चलेगा। मैं टाको बेल ड्राइव थ्रू जाने का सोच रहा था, क्या चलेगा वो? मजाक कर रहे हो? जोक भी नहीं समझती, पर तुम्हें मानना पड़ेगा, मेरा टेस्ट अच्छा है। आउच! फिक्र मत करो, मैंने कुछ प्लान किया है। टाको बेल नहीं, प्रॉमिस। उसकी बाइक पर राइड करते हुए मुझे वैसा लगा जैसा डांस करते हुए लगता है। बिल्कुल आजाद। लगा ही नहीं कि हम इतने टाइम के बाद मिले, जैसे कल ही की बात हो। वो मुझे अमेजिंग से एक नए रेस्टोरेंट में लेके गया। चेक आने से पहले ही पे कर दिया। फिर हमने बीच पर जाकर आइसक्रीम खाई और एक लंबी वॉक की। मैं दिखाना नहीं चाहती थी, पर मुझे उससे प्यार होने लगा था। कायल के साथ सब आसान था। जाते टाइम हमने लगभग किस कर ही लिया था, पर वो मुझ पर दबाव नहीं डालना चाहता था और मुझे भी जल्दी नहीं थी, तो हमने बस हाथ मिलाया। थोड़ा ऑकवर्ड भी था और फनी भी। कहने की बात तो नहीं है, उस रात में सिर्फ उसके बारे में सोचती रही। अगर मुझे पता होता कि बात इतनी बिगड़ जाएगी तो तभी सब खत्म कर देती। मुझे डर लग रहा है। इस जॉब से मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। इस पैसे से मैं खुद के घर में रह सकूंगा और अपने सौतेले बाप के साथ नहीं। ये तो अच्छा है, डर क्यों रहे हो? मेरा पिछला जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं था। मैं इसमें बहुत बुरा हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। तो आपको हमारे स्टोर में नौकरी क्यों चाहिए? तुम मजाक कर रही हो, है ना? सॉरी, ऐसा बर्ताव हमारे बड़े फैंसी क्लोथिंग स्टोर में नहीं चलेगा। निकल जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद उसने इसे सीरियसली लिया और हमने एक मॉक इंटरव्यू किया। वो अच्छा हुआ, लेकिन वो अभी भी बहुत घबरा रहा था। तुम अच्छा कर रहे हो, रिलैक्स, हिम्मत रखो। मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इंटरव्यू मेरे घबराने का एक लौता कारण नहीं है। मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। मुझे ये जॉब मिलना जरूरी है, क्योंकि ये हिस्सा है मेरे प्रोबेशन का। प्रोबेशन? मतलब तुम गिरफ्तार हुए थे? हाँ, अगर जॉब नहीं मिली तो मुझे जेल में डाल देंगे। मुझे तेज गाड़ी चलाने के लिए पकड़ा गया, मगर वो मेरी गलती नहीं थी। मेरी बहन को अस्थमा का अटैक आया था, तो मैं उसके पास इनहेलर लेकर जा रहा था। पुलिस मेरे पीछे थी, मगर मैं रुका नहीं। जज ने मुझे जाने दिया क्योंकि मेरी बहन मुसीबत में थी, पर उन्होंने कहा अगर मैं और मुसीबत में पड़ूंगा तो मैं जेल जाऊंगा। ये तो बुरा हुआ, पर तुम्हें पक्का जॉब मिल जाएगा। खासकर अब तुम्हारे पास इतने इंटरव्यूइंग स्किल्स हैं। और जानते हो, मुझे भी अस्थमा है, तो शुक्रिया तुम्हारे काम के लिए। तुम्हारे जैसे लोग होने चाहिए। तभी मेरा फोन बजा। वो मेरा थिएटर डायरेक्टर था। उसने कहा कि अगर उसने मुझे अगले शो में नाचते देखा तो मुझे ब्रॉडवे में आने का मौका मिलेगा। ये मेरा सपना था। अगले दिन कायल ने बताया कि उसका इंटरव्यू अच्छा गया और उसे नौकरी मिल गई। सब कुछ परफेक्ट था। अब मुझे बस अच्छे से परफॉर्म करके दिल खोल के नाचना था। लेकिन फिर अगले शो के दिन मैं स्ट्रेचिंग करके अपने आप को शांत कर रही थी कि कायल ने मुझे पैनिक में कॉल किया। अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कल मेरे बॉस ने मुझे स्टोर का पैसा बैंक में जमा करने के लिए दिया था, बैंक बंद होने के 5 मिनट पहले। मुझे देर हो गई तो मैं पैसे घर ले गया कि आज उसे जमा कर दूंगा, पर अब वो मुझे देर तक रुकने के लिए कह रहा है और बैंक बंद हो जाएगा। तुम उन्हें सच बता दो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा बॉस पहले से मुझ पर शक करता है। उसे प्रोबेशन के बारे में पता है। वो तो यही सोचेगा कि मैं पैसे चुराना चाहता था। प्लीज अभी। मुझे भागना पड़ेगा, लेकिन शो का भी अभी टाइम था। पर मैं जानती थी कि चोरी का इल्जाम उसे बड़ी मुसीबत में डाल देगा, तो मैंने हाँ कर दी। मैं कभी इतनी तेज नहीं दौड़ी थी। जब मैं कायल के घर पहुंची तो घर खाली था और दरवाजे खिड़की बंद। समय निकल रहा था। बैंक 3 बजे बंद होगा। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे। फिर मैंने देखा कि एटिक की खिड़की खुली है, तो मैं चढ़ने लगी। ओह नो! चलो एबिगेल, अपनी ताकतवर डांसिंग लेग्स यूज करो। फाइनली मैं पहुंच गई। रूम में जाकर बेड के नीचे से एनवेलप निकाला और बाहर भागी।
एक पल को अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा मैं एक लड़के से टकरा गई थी जो लिफाफे को घूर रहा था। वो फट गया था और अंदर का पैसा दिख रहा था। इससे पहले कि कुछ होता मैं लिफाफा पकड़ के भागी। मुझे बैंक दिखा। फाइनली मैं पहुंच गई थी, बैंक बंद होने की 2 मिनट पहले। हेलो एबिगेल। अरे ये सच में आप हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उसे पहले सिर्फ टीवी पर देखा था। एक पल को मेरा मुंह खुला रह गया। आज तुम्हारे शो में आ रहा हूँ, तुम्हें देखने को उत्साहित हूँ। हमारे अगले शो में एक ओपनिंग है, कोई चाहिए जो तुम्हारी उम्र का हो, बस डांस आना चाहिए। ओह थैंक यू, माफ कीजिए पर अभी बात नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा, बाद में बताऊंगी। आई एम सॉरी। मैं इतनी जल्दी में थी कि ये भी नहीं सोचा कि मैंने कितना रूडली उस बंदे से बात करने से मना किया जो मेरा सपना पूरा कर सकता था। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? जब डाउट हो सच बोल दो, मैं कह दूंगी कि ये मेरी गलती थी। नालायक आदमी। मैं उसके पीछे भागी पर वो स्कूटर से तेजी से निकल गया। आगे जाके देखा तो वो जा चुका था। अरे नहीं, अब तो कायल सच में मुसीबत में पड़ गया था। मैं हिल नहीं पा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं ही कैसे समझाऊंगी, कोई यकीन नहीं करेगा। स्टोर पर मैंने कायल को सब बताया। जब उसने अपने बॉस को देखा तो मुझे कपड़ों के पीछे छुपने को कहा, पर मैं समझा नहीं सकती हूँ। वो यकीन नहीं करेगा और तुम भी फंस जाओगी। बॉस को आता देख उसने मुझे कपड़ों के पीछे छुपा दिया। बैंक ने कहा कि उन्हें पैसे नहीं मिले। कायल किधर है वो? माफ कीजिएगा, वो मेरी जिम्मेदारी थी और पैसे चोरी हो गए। श्योर, मुझे पता था ऐसा होगा। मैं जानता था तुम पेरोल पर हो, फिर भी मौका दिया और अब मैं पुलिस बुला रहा हूँ। मुझे माफ करना एबिगेल, मैं तुम्हारा शो नहीं देख पाऊंगा। वो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। यकीन नहीं हो रहा था वो भागने वाला था। मैं जानता हूँ यह गलत है, लेकिन बिना सबूत और बिना पैसों के वो मुझे दोषी नहीं मानेंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पर मैं बहुत निराश, कंफ्यूज्ड और खुद से बहुत गुस्सा हो गई थी। कोई तो तरीका होगा सब ठीक करने का, पर अभी ये सोच भी नहीं सकती क्योंकि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस का टाइम था। प्रोड्यूसर वहाँ था, फ्रंट रो में बैठकर देख रहा था और वो खुश नहीं लग रहा था। मैं उसके साथ कितना रूड थी। अब तो बस मुझे मेरे डांसिंग स्किल्स ही बचा सकते थे, पर स्पॉटलाइट पर स्टीव था और भागने की वजह से मैं थक गई थी और निराश थी कि कायल के पीछे पुलिस पड़ी थी। जब मेरी बारी आई मैं इतनी दुखी थी कि स्टेज पर गिर गई और सबके सामने रोने लगी। मैं भाग गई और शो को कैंसिल कर दिया गया। पूरी तरह निराश होकर जब मैं घर जा रही थी, मैंने जो मेरे कंट्रोल में था उस पर ध्यान देने का फैसला किया। शो खत्म हो गया पर मैं कायल की मदद कर सकती थी। मैं उसके बॉस को बोलूंगी कि मैंने पैसे चुराए थे। मैं मुसीबत में पड़ूंगी पर उतना नहीं जितना कायल। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, मेरी बनाई हुई मुसीबत। उसने जाते हुए मुझे देखा। मैं पुलिस के पीछे जाना चाहती थी पर वो बहुत तेज थे, पर मैं जानती थी कि पार्क के रास्ते उन तक पहुँच सकती थी। अगर मैं वहाँ तक भाग पाई तो मैं पुलिस तक पहुंचकर इल्जाम अपने ऊपर ले सकती थी। एक बार फिर मैं दौड़ने लगी, लेकिन इस बार मेरे पास इनहेलर नहीं था। मैं भूल गई थी कि मैं उसे अपने ड्रेसिंग रूम में छोड़ आई थी। पार्क में भागते हुए मेरी सांस फूलने लगी और मुझे दूसरी तरफ कायल की बाइक दिखी। उसने भी मुझे देखा पर अचानक ही मैं कीचड़ में गिर गई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया मैं उसकी बाहों में थी। वो मेरी मदद के लिए रुक गया था और पुलिस हमारे पास आ रही थी। मैं एक दिन हॉस्पिटल में रही। मॉम ने बताया कि कायल गिरफ्तार हो गया, पर मैं जानती थी कि किसी फैसले से पहले वो जज से मिलेगा। मैंने पूछा वो कब है? वो उन्होंने कहा आज। डॉक्टर से जाने की इजाजत मिलते ही वो मुझे कोर्ट ले आई। मैं भाग के अंदर आई। रुको, वो मैं थी। पैसा मैंने खोया, कायल ने कुछ नहीं किया, कसम से। जज ने मेरा विश्वास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी गलती हमारी है और कायल पुलिस से भागा था, तो अगर उसे आजादी चाहिए तो हमें स्टोर को सारा पैसा लौटाना होगा। मैं थिएटर में काम करने लगी और कायल को भी नौकरी पर वापस जाना पड़ा। हमारे हाथ कुछ पैसा नहीं आया क्योंकि हमें सब देना पड़ा और थकान के कारण हम मिल भी नहीं पाते थे। वो मेरे लिए परफेक्ट सजा थी क्योंकि मैं उसे मिल नहीं पाती और मैं थिएटर में सफाई और टिकट लेने का काम करती जबकि दूसरे परफॉर्म करते। लेकिन हाँ, जब भी मुझे समय मिलता मैं नाचती। हे हीरो, कैसी हो तुम? वो मुझे काम पर सरप्राइज देने आया था। वो मुझे एक ऑडिटोरियम लेकर गया जो कि ऐसे सजा था जैसे वहाँ एक बड़ी पार्टी होने वाली हो। क्या हो रहा है? वेल, मैंने सोचा कि तुम्हें पैसे लौटाने हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सजा है, मस्ती भी हो सकती है। मैंने तुम्हारे बॉस से बात की और बाकी के पैसों के लिए हम फंड रेज करेंगे और बेस्ट पार्ट ये है कि तुम इस शो की स्टार हो। ये अमेजिंग है, थैंक यू सो मच। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा ब्रॉडवे का चांस मिस हो गया। मैं यहाँ डांस करूँ या बड़े स्टेज पर, फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ हो तो मैं कहीं भी नाच सकती हूँ। उसने मुझे अपनी रोशनी में पकड़ा और इस बार मैं जानती थी मैं अंधेरे में खोऊंगी नहीं।
अगर तुम्हें मुझसे और मेरी कार से नफरत है तो निकल जाओ ना। ये फनी नहीं है, ठंड हो रही है, अंधेरा है बाहर, मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बुला लो उबर। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो चला गया। मैं ड्राइवर का वेट कर रही थी कि अचानक मुझे कांच टूटने और एक अलार्म की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी काला हुड पहने गहनों की दुकान से भाग रहा था। हम दोनों जम गए। हाय, मैं हूँ लेला, न्यूयॉर्क से। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी फैमिली परफेक्ट थी। मैं न्यूयॉर्क के एक बहुत ही महंगे पेंट हाउस में पली बड़ी थी। हमारे पास पर्सनल शेफ, डिजाइनर कपड़े, सब कुछ था। मेरे डैड एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट थे और वो मुझसे और मेरी मॉम से बेहद प्यार करते थे। सब सही था, पर जब मैं 5 साल की थी तो मेरी जिंदगी पलट गई जब मॉम हमें छोड़कर चली गई और डैड अपना सारा समय काम में बिताने लगे। कुछ सालों बाद उन्होंने शादी करी ग्वेंडोलिन से, जो कोई सुपर मॉडल थी, और फिर हर वीकेंड वो एक नए शहर चले जाते उसके काम के लिए। शुरू में मुझे बुरा लगता था कि वो मुझे छोड़ जाते थे। एक बार उनके साथ जाना भी चाहा। मेरी पैकिंग हो गई डैडी। ओह लेरा, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा तुम साथ आ रही हो? कल मेरा 7वां बर्थडे है। हाँ, हाउसकीपर्स तुम्हारे लिए बड़ा सा केक बनाएंगे। बाय बाय। पर जैसे जैसे बड़ी हुई तो उनके हफ्तों गायब रहने की मुझे आदत हो गई, बल्कि मुझे पसंद आता था। माँ बाप की क्या जरूरत जब उनका क्रेडिट कार्ड साथ हो। खाली घर मतलब कैरियोके पार्टीज, मूवी मैराथन्स, मेकओवर पार्टीज, अरे जो मैं चाहूँ। मेरे पेरेंट्स परवाह नहीं करते, बस $10,000 से ज्यादा की चीज नहीं टूटनी चाहिए। एक एलीट प्राइवेट स्कूल में सबसे अच्छी पार्टी वाला घर होना मतलब मैं रानियों की भी रानी थी। ओह माय गॉड लेला, इस वीकेंड की पार्टी अमेजिंग थी। दूसरी पार्टी कब है? मैंने देखा तुमने मेरी सौतेली माँ का फेवरेट वेस तोड़ा, तो अब तुम किसी पार्टी में नहीं आओगी। एक रानी की तरह अपनी दासियों को संभालना पड़ता है, और सबसे जरूरी मेरे साथ होना चाहिए एक सुपर हॉट राजा। तो मेरे साथ था जैक्सन, जो एक बहुत बड़े फैमिली फॉर्चून का होने वाला वारिस था। हे बेब, मेरे डैड के हेलीकॉप्टर में इस वीकेंड बहामास चले। ओह बहामास, अपने पेरेंट्स से पूछे। अच्छा मजाक है। हम प्रॉम किंग और क्वीन भी बने 2 साल लगातार। मतलब ये कोई सरप्राइज नहीं था। लाइफ बहुत परफेक्ट थी मेरी। पर जब मैं 17 साल की थी सब कुछ बदल गया। जैक्सन के साथ डिनर से लौटते वक्त हमारा किसी बेतुकी बात पर झगड़ा हो गया। वो ड्रामे बहुत करता था। अगर तुम्हें मुझसे और मेरी कार से नफरत है तो निकल जाओ ना। ये फनी नहीं है, ठंड हो रही है, अंधेरा है बाहर, मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बुला लो उबर। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो चला गया। मैं ड्राइवर का वेट कर रही थी कि अचानक मुझे कांच टूटने और एक अलार्म की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी काला हुड पहने गहनों की दुकान से भाग रहा था। हम दोनों जम गए। वो भागने के लिए मुड़ा, पर तेज हवा के झोंके से उसका हुड उतर गया और मेरी नजर पड़ी उसके माथे पर बड़े से निशान पर। शुक्र है कि अलार्म की वजह से पुलिस आ गई। चमचमाती लाइट और सायरन की आवाज से वो भाग गया। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे घर छोड़ा। जैक्सन ने मेरा फोन नहीं उठाया और मुझे बत्तियां जलाकर सोना पड़ा। अगली सुबह दरवाजा पीटने की आवाज से मेरी नींद खुली। जैक्सन ही होगा, माफी मांगने आया होगा। हैरानी की बात नहीं है। अच्छा होगा एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आओ मेरे। तुम जैक्सन नहीं हो? काले सूट और गोल्ड बैज लिए 2 लंबे चौड़े आदमी मेरे दरवाजे पर खड़े हुए थे। FBI, लैला तुम्हें हमारे साथ आना होगा। क्या ये कल रात के बारे में? मैंने पुलिस को सब बता दिया। जिस आदमी को तुमने देखा वो एक साइको है। पूरे शहर में उसने डाके डाले हैं और वो बहुत खतरनाक है। हमने तुम्हारी फैमिली से बात कर ली है, क्योंकि तुम्हारा परिवार हाई प्रोफाइल है। तुम विटनेस प्रोटेक्शन में जाओगी। विटनेस प्रोटेक्शन? ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है ना? उसके पकड़े जाने तक तुम एक सीक्रेट लोकेशन में रहोगी, नए परिवार के साथ। उसने मेरी शक्ल देखी भी नहीं ठीक से। मेरे डैड कभी नहीं मानेंगे। डैड रुको, क्या आप घर आकर मेरी रक्षा नहीं कर सकते? पता चला ग्वेंडोलिन ने सारा पेपर वर्क साइन करके FBI के ऑफिस भेज दिया था। मुझसे पूछा भी नहीं था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ना मुझे अपने दोस्तों को बाय कहने दिया, ना मेरा फोन लेने दिया। मैं कार में सो गई और फिर हम पहुँचे रेगिस्तान के बीच एक छोटे से घर में। एक औरत और एक छोटी बच्ची दरवाजे पर हाथ हिला रहे थे और उन्होंने एक साइन पकड़ा हुआ था। यूनिस? ये यूनिस कौन है? वेलकम होम। आगे की सारी जानकारी मिस सीलिया देंगी। गुड लक। उस घर में जाना एक बुरे सपने में जाने जैसा था। सब कुछ कितना पुराना था। वहाँ का फर्श भी चलते चलते टूट रहा था। जानती हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा यूनिस, पर इसे अपना घर समझो। ओके, आपका बाकी का घर कहाँ है? यकीन नहीं होता, मेरी एक बड़ी बहन आ गई। एमी की चिंता मत करो, वो बस 5 साल की है। तुमसे मिलने को बेताब थी। तुम काफी थक गई होगी, पर मुझे आदेश मिला है आज ही तुम्हारे बाल बदलने का, ताकि तुम्हें कोई पहचाने नहीं। आप मजाक कर रही हो क्या? मैंने अभी हाइलाइट्स कराए हैं। और प्लीज मुझे यूनिस बोलना बंद करो। मेरा नाम लेला है। माफ करना बेटा, पर तुम्हारी नई पहचान के मुताबिक तुम्हारा नाम है यूनिस। तुम मेरी भांजी हो जो अभी एक फार्म से यहाँ आई हो, और तुम्हारी छोटे हरे बाल हैं। वाओ, मुझे हरे बाल पसंद है। मुझे उल्टी आ रही है। ज्यादा तबीयत ना खराब हो जाए, कल से स्कूल जाना है।
घंटों रोने के बाद मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, सीलिया को अपने बाल बर्बाद करने दिए। अगले दिन स्कूल जाने से पहले सीलिया ने मुझे शेड्यूल दिया और मेरी नई पहचान के बारे में बताया। वो AP, ट्रिग्नोमेट्री, चेस क्लब, अरे सब ठीक होगा। ओ, मैंने तुम्हारे लंच में सैंडविच पैक किया है। पहले के जैसा फैंसी खाना तो नहीं है, पर मैं एक अच्छा PB&J बनाती हूँ। सबसे अच्छी सैंडविच। ओह, और ये है तुम्हारा फोन। अपने दोस्तों को कॉल या टेक्स्ट मत करना, इससे सिर्फ मुझे कॉल लग सकता है। एक फ्लिप फोन? पहला दिन अच्छा जाए। जैसे ये काफी नहीं था, स्कूल के सारे बच्चे इतने वियर्ड लग रहे थे। किसी ने भी डिजाइनर कपड़े नहीं पहने थे। वैसे पहने तो मैंने भी नहीं थे। लॉकर बंद किया और चौंक गई जब देखा मेरे सामने खड़ा था एक लंबा चश्मिश स्वेटर पहने लड़का। कौन हो तुम? हाय, मैं हूँ एडवर्ड। यूनिस। हाँ, मैं हूँ हाँ, मतलब हाँ। तुम्हें कैसे पता? मैं चेस की टीम का कैप्टन हूँ। मैंने सुना आज नई स्टूडेंट आने वाली है और तुम एक लौती हो जिसे मैं पहचानता नहीं। छोटी जगह है ना? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी यहाँ। ओह सॉरी, मुझे लगा नई लड़की की मदद कर देता हूँ तो, पर तुम्हें जरूरत ही नहीं है। बाद में मिलते हैं। क्या शुरुआत है यूनिस। जब नर्ड्स ही मुझसे नफरत करते हैं तो पॉपुलर लड़कियों से तो दूर ही रहना चाहिए। मैं बाथरूम में लंच करती अकेले। ये सब जैक्सन की गलती है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि पूरे दिन मैंने सपने देखे कि कैसे बाहर निकलकर अपना बदला लूंगी। स्कूल की आखिरी घंटी ने मुझे उठा दिया। बुरा पार्ट आने वाला है। एक नया मेंबर आया है। सब लोग मिलो यूनिस से। आज ये मेरी पार्टनर है। चलो यूनिस, तुम्हारी बारी। ओह हाँ, ओके। मैंने बोर्ड पर रखा एक पीस गिरा दिया। मुझे नहीं पता कि तुम चेस कहाँ से सीख कर आई हो, पर ये गलत है। मेरी आंटी ने मुझे जबरदस्ती भेजा है। मुझे इसकी परवाह नहीं। हमें परवाह है, और अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो चली जाओ। ठीक है, व्हाटएवर। बाहर निकलकर मैंने फोन बूथ ढूंढा। खुद का फोन तो यूज कर नहीं सकती थी। यहाँ से बाहर निकलना होगा। सोचा जैक्सन को कॉल करूँ या अपने डैड को, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि उनकी वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ। जैक्सन मुझे रास्ते पर छोड़ के चला गया था और डैड तो मुझे छोड़ कर चले गए थे। हार मानकर मैं घर चली गई। मेरा दिन बहुत अच्छा था। हम बाहर खेलने गए और मैंने एक पत्थर देखा जो मेरे सर से बड़ा था। ओके, तुम्हारे बारे में क्या? कोई नए दोस्त बनाए? नहीं, पर थोड़े दुश्मन बना लिए। मैंने सीलिया को बताया कि मुझे चेस नहीं खेलना। हालांकि उनको खेलता देख मुझे याद आया कि डैड के साथ चेस खेलना कितना फन था। क्या मैंने चेस को फन कहा? एक दिन मैं जा रही थी बाथरूम अकेले लंच खाने के लिए कि देखा दरवाजे पर कोई खड़ा है। एडवर्ड, तुम जानते हो ना ये लड़कियों का बाथरूम है। मैं तो बस देख रहा था कि तुम जानती हो ना कि ये कैफेटेरिया नहीं है, क्योंकि तुम रोज यहाँ पर लंच करती हो। छोटा स्कूल है, लोग बात करते हैं। बेइज्जती हो गई। क्या चाहिए तुमको? हैरानी की बात है कि पहले दिन की बदतमीजी के लिए उसने मुझसे माफी मांगी और साथ में लंच करने के लिए भी कहा। वहाँ वो चेस भी खेलते थे। वैसे मानना तो पड़ेगा, बाथरूम में अकेले खाने से तो कहीं बेहतर था ये। एडवर्ड ने मुझे स्कूल के बाद घर भी छोड़ा। जब घर पहुँचे तो देखा सीलिया खिड़की से हम दोनों को देख रही थी। दोस्त बनने लगे हैं? क्या वो मेरे साथ खेलेगा? पूछ लूंगी। एडवर्ड और मैं साथ में काफी समय बिताने लगे और मजा भी आ रहा था। अब स्कूल जाना मुझे पसंद आने लगा और मानना पड़ेगा मुझे अच्छा लग रहा था ऐसे दोस्त पाकर जो सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ नहीं और ऐसे कपड़े भी नहीं पहनने जैसे मैं किसी फैशन शो में जा रही हूँ। और एक बार मैं स्कूल जाने को तैयार थी तो देखा सीलिया एमी के बालों की चोटी बना रही है और मुझे मॉम की याद आ गई। अपने आप को संभाल कर मैं जाने लगी। ओके, बाय माँ। बाय माँ। मेरा मतलब मैं कुछ समझूं इससे पहले सीलिया ने मुझे गले लगाया। आई एम सॉरी, मेरे आंसुओं से आपके कपड़े भीग रहे हैं। बात यह है कि मेरी मॉम वो आखिरी इंसान थी जिन्होंने मेरा ख्याल रखा था। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, पर हमारे दिल में प्यार है और हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तुम मेरी बहन हो। हम तीनों मिलकर गले लगे। मैं वहाँ पूरा दिन रुक सकती थी। मैं कितनी खुश थी। स्कूल में भी एडवर्ड के साथ हफ्तों प्रैक्टिस करने के बाद हम फाइनली तैयार थे एक असली मैच के लिए। मैंने सीलिया से पूछा कि क्या वो घर पर आके खेल सकता है तो FBI एजेंट ने कहा पहचान छुपा के रखो तो सब चलेगा। हाय एडवर्ड, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारे खेलने के लिए टेबल खाली कर दी है। एडवर्ड, डिनर पर रुकोगे तुम? पता नहीं मैं उससे नर्वस क्यों हुई या मेरे दिमाग में जैक्सन का ख्याल क्यों आ गया। वैसे जैक्सन मेरी वफादारी के लायक था भी। हाँ, ये डिनर पर रुकेगा। एडवर्ड ने मुझे हरा दिया ऑफ कोर्स, लेकिन असली मजा आया उसे एमी के साथ खेलते हुए देखकर। रॉक पेपर सिजर्स। मैं जीत गई। क्या वो हमेशा से इतना क्यूट था? डिनर के बाद सीलिया ने हमें साथ बाहर जाने दिया ताकि वो मुझे शहर घुमा सके। वो मुझे उस फाउंटेन पे ले गया जहाँ बचपन में विश मांगता था। हम उसमें सिक्का फेंकने ही वाले थे कि अचानक मैं रुक गई। रुको, तुमने सुना? वो कुछ आवाज आई। एडवर्ड मेरे सामने आ गया और मुझे दिखा अंधेरे में कोई खड़ा हुआ। घबराहट से मेरी धड़कन बढ़ गई। शायद ये वही दाग वाला आदमी। जैक्सन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लैला, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका मुझे दुख है। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम यहाँ सेफ नहीं हो। तुम इसको जानती हो? रुको, ये तुम्हें लैला क्यों कह रहा है? वेल, तुम्हें बताने की इजाजत नहीं है। क्या ये सच में हो रहा है? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड और पता नहीं ये मेरा है भी क्या। जल्दी
ये पढ़ो। मेरे दरवाजे पर कुछ दिन पहले ये कोई छोड़ कर गया, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। लेला को बताओ मुझे उसकी नई पहचान का पता लग गया है, उसकी नई माँ और छोटी बहन। मैं उसको ढूंढ कर निकालूंगा। उसने मुझे ढूंढ लिया, वो दाग वाला साइको। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने एक जासूस रखा। FBI ने कहा है हम मेरे डैड के आइलैंड पर रह सकते हैं जब तक खतरा नहीं टलता। चलो मेरे साथ। मैं लड़ाई से भागने वालों में से नहीं, लेकिन सीलिया, एमी, एडवर्ड, उनका क्या होगा? जब तक मैं यहाँ हूँ वो भी खतरे में होंगे। माफ करना एडवर्ड, मुझे जाना होगा। जैक्सन ने मेरा हाथ लिया और हम भाग गए। पीछे मुड़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही देर बाद हमने लैंड किया जैक्सन के एक बहुत बड़े आइलैंड के मैंशन में। देखो तुम्हें एक मेकओवर चाहिए। ये हरे बाल तो नाक जैसे लग रहे हैं। तुम्हें होना चाहिए मेरा मतलब है एक शहर में, एक गरीब गंदे गाँव में नहीं। मुझे लेटने की जरूरत है। जैक्सन ने मुझे नए कपड़े दिए, मेरे बाल ठीक किए और अपने पर्सनल शेफ से मेरे लिए खाना भी बनवाया। इसी को तो मैं मिस कर रही थी ना अब तक। तो मेरे दिमाग में सीलिया और उसकी पीनट बटर सैंडविच का ख्याल क्यों घूम रहा था? कम से कम थैंक यू कह सकती हो, मैं तुम्हारा हीरो हूँ। मुझे वहाँ रहना बुरा नहीं लग रहा था। अच्छा मजाक है। हमारा डिनर बीच में रुका जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जैक्सन चेयर से कूदा और खिड़की पर झांकने गया। अरे नहीं, FBI, दरवाजा खोलो। FBI? क्या किया तुमने? उसने मुझे रोकना चाहा पर मैंने भाग के दरवाजा खोल दिया। अच्छा है तुम सुरक्षित हो। सीलिया को लगा तुम्हें कुछ बुरा हुआ है। तुम्हारे डैड के साथ हम तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। वो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर जैक्सन ने कहा। मैंने उन्हें खत दिखाया। मिस, जिस आदमी को आपने पहचाना वो कई दिनों से ट्रायल पर है। हमें इंतजार था कि वो जेल जाए और हम आपको वापस लेकर आएं। वो खत लिखे और हमें खबर ना हो ही नहीं सकता। मैं समझा सकता हूँ। जैक्सन, तुमने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरा एक परिवार था जिसे मेरी परवाह थी, दोस्त थे जो सिर्फ पार्टीज के लिए मेरे साथ नहीं थे। तुम्हें परवाह भी क्यों है? तुम्हारी वजह से फंसी थी मैं। क्योंकि मुझे छोड़कर कोई नहीं जाता। सिर्फ मैं तय कर सकता हूँ ये। मैं हूँ जैक्सन सेंट जर्मेन। मैं जो चाहता हूँ मुझे मिलता है और मैं तुम्हें चाहता हूँ। छोड़ कर गई? मैं विटनेस प्रोटेक्शन में थी। मेरे पास फोन भी नहीं था। एकदम पागल हो तुम। FBI एजेंट्स को जैक्सन को हथकड़ी पहनानी पड़ गई क्योंकि फिर से ड्रामा शुरू हो गया था उसका। ले जाओ इसको। FBI ने सबको बताया कि मैं सुरक्षित हूँ और मुझे न्यूयॉर्क के पेंट हाउस में ले गए। वहाँ के खाली कमरों में चलते हुए मुझे सीलिया और एमी की याद आई और तब समझ में आया कि मकान और घर में फर्क क्या है। मेरी बच्ची लैला, मुझे माफ कर दो कि इस समय मैं तुम्हारे साथ नहीं था। बीते हुए कल को तो मैं बदल नहीं सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारी मॉम को मिस ना करने की वजह से मैं काम में डूब गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम कब बड़ी हो गई। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत हो। और जब मुझे पता चला कि तुम विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में हो तो मैंने अपने सारे कनेक्शन से उस चोर का जल्दी से जल्दी पता लगाया। और जब मुझे पता लगा कि तुम गायब हो तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बुरा पिता हूँ। ओह डैड, आप हमेशा मेरे डैड रहोगे। पर मैं वापस जाकर हाई स्कूल खत्म करना चाहती हूँ सीलिया के साथ। मेरे डैड मान गए, बस बॉडीगार्ड दे दिया प्रोटेक्शन के लिए। घर जाने से पहले बस एक चीज और करनी थी मुझे। ड्राइवर, लोकल जेल पर गाड़ी रोकोगे 1 मिनट? उनसे कहो कि मुझे जाने दे। कह दो कि ये गलती है। एक तमाचा मारकर मैंने उसकी बोलती वहीं बंद कर दी। साफ है अब तक कोई सबक नहीं सीखा था। मैं जानती थी कि वो बहुत अमीर है तो जल्दी उसकी बेल हो जाएगी, पर मैं नहीं करूँगी। बाय जैक्सन, अब मेरे बड़े प्लान की बारी है। लैला, ये खूबसूरत है। सीलिया और एमी की आंखों की पट्टी खोलकर मैंने उन्हें दिखाया उनका नया घर जिसके पार्क में फाउंटेन था। मेरी जिंदगी से गायब रहने के बदले में डैड ने मेरी बात मानकर एक घर बनवाया जिसमें हम तीनों के लिए सब कुछ हो। और हाँ, अपने लिए एक वॉक इन क्लोजेट बनवा लिया क्योंकि अब पूरी थोड़ी ना बदलूंगी। खेलने का कमरा है? 1 नहीं 2। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि तुम्हारा नाम लेला है और तुमने ये सब किया एक छोटे से शहर के चेस खेलने वाले नर्ड्स के लिए। इतना गुरूर मत करो खुद पे। ये इस प्यारे से शहर के सभी नर्ड्स के लिए है। चलो अंदर चले, मेरा पीनट बटर और जेली सैंडविच खाने का मन कर रहा है।